हाँ, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम जयेश नायक है और आपका स्वागत है शार्प माइंड्स के एजुकेशन चैनल पे। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम, जिसका नाम है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस के जो बेसिक डिफरेंस है उसको। जिन लोगों को नहीं पता कि अभी क्या चल रहा है, उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे से क्लास 11th के एग्ज़ाम, चाहे से आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम, या फिर बीए के सेमेस्टर 1, या फिर एमए या पीएचडी, नेट, जेआरएफ, इवन यूपीएससी तक, एलएलबी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम करते हो, ये टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको समझाने जा रहा हूँ कि अभी हमने जो पॉलिटिकल थ्योरी की स्पेशली जो बुक उठाई है, वो उठाई है सुनीता गंगवाल की। सुनीता गंगवाल की ये वाली बुक है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं। बुक्स मार्केट में और भी बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे कि आपके आर सी अग्रवाल हो गया, और आपके जो दूसरी गौबा की बुक्स हो गई, या जो और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी वाली स्पेशली बुक है, ठीक है। तो जैसे इंडियन पॉलिटी में फेमस है आपके एम लक्ष्मीकांत, और भी बहुत सारी बुक्स है। वैसे पॉलिटिकल थ्योरी में भी बहुत सारी बुक्स फेमस है। ओपी गौबा है, या सुनीता गंगवाल है, आरसी अग्रवाल है। पर अभी मैंने जो बुक्स उठाई है, वो उठाई है मैंने सुनीता गंगवाल। अभी ये बुक्स उठाने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक तो इस बुक में उनसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आरसी अग्रवाल में कंटेंट अच्छा नहीं है। आरसी अग्रवाल में कंटेंट अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारे पैराग्राफ को मर्ज करके दे रखा है, तो बच्चों को क्या होता है कि याद करने में दिक्कत आ सकती है। और जो ओपी गोबा है, वो भी एक अच्छी बुक मानी जाती है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आपको सुनीता गंगवाल, क्योंकि हर एक टॉपिक को उसमें तोड़ के बता रखा है। तो आज ये सबसे पहला अपन ये बुक्स अधिकतर जो है बीए सेमेस्टर 1 में, बीए सेमेस्टर 1 में अधिकतर ये बुक काम आती है। और पहला अपन सेमेस्टर देखते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं कि क्या अंतर होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और आपके मॉडर्न अप्रोचेस में, ठीक है। तो एक सेकेंड के लिए, हाँ देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 100% समझाने की गारंटी है। 101% समझ में आएगा, और इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप किसी और को भी समझा सकते हो। बस शर्त ये कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, किंतु आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में केवल अपन बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के और मॉडर्न अप्रोच के। आने वाले वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच के सिग्निफिकेंस और स्कोप, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मॉडर्न अप्रोच के सिग्निफिकेंस और स्कोप। लेकिन अभी एक डिफ्रेंसिएशन, सिर्फ एक बेसिक फीचर्स, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसका बैकग्राउंड है क्या। इसका बैकग्राउंड क्या है, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि पॉलिटिकल साइंस, ये जो शब्द है पॉलिटिकल, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आया ग्रीक से। कहाँ से आया? ग्रीक से, ग्रीक से। और वर्ड कौन सा है ये असलियत में? वर्ड कौन सा था? पॉलिस। और जिसका मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट। आप लोगों को दिख ही गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ देखे, शाब्दिक अर्थ, तो ये ग्रीक से आया है। कौन सा वर्ड? पॉलिस। और उसका मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर।
अब बात आते है, ये तो था शाब्दिक अर्थ, ये तो था मीनिंग। अब बात आते है अपना डेफिनेशन पे, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब पॉलिटिकल साइंस क्या है, आप एकदम, मैं आपको एकदम क्लियरली करवा दूंगा एक एक टॉपिक को, बस आप पूरी वीडियो देखना। पॉलिटिकल साइंस मीनिंग अपन ने पढ़ लिया, कहाँ से आया, ग्रीक से आया, और पॉलिस वर्ड से आया जिसका मतलब क्या होता था, सिटी स्टेट। अब डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, डेफिनेशन आप लोग देश में रहते हो और सरकार आपको रूल करती है, ठीक है, तो एक इंटरेक्शन, एक कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटी स्टेट, वो क्या कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटी स्टेट एंड सिटी स्टेट, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा। सिटी स्टेट यानी कि सिंपल, आप इसको स्टेट ही मानिए, स्टेट। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस में हर बार स्टेट का मतलब, ये जो आप स्टेट सुनते आ रहे हैं, हर बार स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता। हाँ, राज्य होता जरूर है कई बार, लेकिन हमेशा पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता। कई बार स्टेट का मतलब देश भी होता है। पॉलिटिकल साइंस में अक्सर 90% आपका स्टेट का मतलब क्या होगा, देश ही होगा, और कुछ बार ऐसा हो सकता है स्टेट का मतलब आपका राज्य हो। तो यहाँ पर मैं जिस बात कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटी स्टेट, ये सिटी स्टेट कौन सा है, ये है देश वाला, जो कनेक्शन है लोगों और सरकार के बीच में, वो जो स्टडी है उस स्टडी को अपन क्या कहलाते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अप्रोचेस की। 1 सेकेंड। बात करें अगर अपन पॉलिटिकल साइंस की अप्रोचेस की, तो अप्रोचेस का मतलब होता क्या है, पहले सिंपल, अप्रोचेस का मतलब होता है वे ऑफ स्टडी, क्या तरीका है आपके पढ़ने का। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग होता है जो खड़े होके पढ़ते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग चलकर पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है बोलते ज़्यादा लिखते कम है, कुछ लोग लिखते ज़्यादा बोलते कम है, ठीक है। तो वो क्या है, पढ़ते तो सभी है, लेकिन वो आपकी अप्रोच है, वो वे ऑफ स्टडी है। वैसे ही ये भी क्या है, वे ऑफ स्टडी, एक तरीका है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। तो ये क्या है, वे ऑफ स्टडी है, वे ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वे ऑफ स्टडी, ये एक तरीका है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। तो कितनी अप्रोचेज होती है, 2 अप्रोचेज होती है, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, ये देखिए, या अपन ट्रेडिशनल अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ये एक और ये दो, पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के 2 अप्रोचेज है। एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको अपन कई बार एग्जाम में क्लासिकल अप्रोच भी आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडर्न अप्रोच तो पढ़ लिया, ट्रेडिशनल भी पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में आ गया क्लासिकल। तो क्लासिकल का मतलब क्या है, क्लासिकल मतलब यही वाली है, ट्रेडिशनल अप्रोच को ही अपन क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, और दूसरी हो गई आपकी मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अब बेसिक अंतर की बात करते हैं, बेसिक अंतर क्या होता है इन दोनों अप्रोचेज में।
दोनों अप्रोचेज में बेसिक अंतर क्या होता है? देखिए, एक तरफ मैं लिखूंगा ट्रेडिशनल, एक तरफ लिखूंगा मॉडर्न। ठीक है, ये मैंने लिखा क्लासिकल, और इधर ही मैं लिख देता हूँ ट्रेडिशनल, APP लिख देता हूँ मैं, अप्रोच। आप एग्जाम में किसी भी प्रकार के शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आपको लगता है कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है, जैसे कि अब अप्रोच है तो ये तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स होती है जो बार बार आती है, किसी के जैसे WTO, ठीक है, बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती है जो बार बार आती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा पेपर में फुल फॉर्म ही लिखनी है। और यदि ऐसा लग रहा है कि बार बार वो आ रही है, तो एक दो बार आपको फुल फॉर्म लिखनी है। उसके बाद में पेज के ऊपर की तरफ जो जगह खाली होती है, जैसे ये पेज है तो इसके ऊपर की तरफ जो जगह खाली होती है वहाँ पर आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख के, जैसे फॉर एग्जांपल WTO है तो WTO लिख के एरो लगा करके या फिर इक्वल टू लगा करके लिखेंगे उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर कोई फुल फॉर्म बार बार आ रही तो, वरना तो अगर एक दो बार ही आ रही तो आपको शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, फुल फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। अब एक तरफ मैंने लिखा ये क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी तरफ मैं लिखूंगा मॉडर्न अप्रोच, दूसरी तरफ मॉडर्न अप्रोच। अब दोनों में बेसिक अंतर होता क्या है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आएगी वो ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नॉर्मेटिव है। क्या मतलब होता है इसका, पहले लिख लेते हैं अपन। नॉर्मेटिव, ठीक है, और ये वाली क्या होती है, एम्पेरिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मेटिव के अंदर आपके दो चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, नॉर्मेटिव का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये कौन से क्वेश्चन पे डील करती है, व्हाट शुड बी पर, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, और ये किस पे डील करेगी, व्हाट इज। इसमें प्राइमरी डेटा होता है, इसमें सेकेंडरी डेटा होता है। मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मेटिव मैंने बोला, पहली चीज है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब दो चीजें, क्या, यानी कि ये व्हाट शुड बी पर डील करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक अच्छा देश क्या होना चाहिए, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आप यही देखोगे कि एक अच्छा देश क्या होना चाहिए, एक अच्छी कंट्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आप इस पे डील करेंगे, कैसी है अच्छी कंट्री, कैसी, इस पे डील नहीं करोगे, वो तो इसमें आ जाएगा व्हाट इज पर। एक अच्छी कंट्री कैसी है वो इसमें आ जाएगा, लेकिन जब ये पूछा जा रहा है एक अच्छी कंट्री कैसी होनी चाहिए, तब इसमें नॉर्मेटिव में। दूसरी चीज, नॉर्मेटिव में सेकेंडरी डेटा कलेक्ट होता है। जैसे कि सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है, आ, कोई घटना हुई, ठीक है, तुरंत अगर आपने देखी, तुरंत आंखों देखी, तो वो किस में आ जाती है, प्राइमरी में। और यदि आपने टीवी के माध्यम से देखा या फिर किसी के सुनी हुई बातों पर आपने यकीन किया, तो वो चीज़ क्या है, वो है सेकेंडरी डेटा। तो नॉर्मेटिव के अंदर सेकेंडरी डेटा होता है और एम्पेरिकल के अंदर प्राइमरी डेटा होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आता है अपना फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन। इसमें इंस्टीट्यूशन की स्टडी होती है, फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये इनके क्या क्या जो भी प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी करता है। इन तीनों में क्या क्या आपके प्रोसेस होंगे, है ना, प्रोसेस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, यानी कि भर्ती कैसे होती है, इस चीज़ की स्टडी होती है।
ये सब चीज़ें फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन में आती है। ठीक है, तो फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन कौन स्टडी करेगा? आपके क्लासिकल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, वहीं जो मॉडर्न अप्रोच, सॉरी ये तीसरा नहीं, दूसरा पॉइंट है। जो मॉडर्न अप्रोच है ये किस चीज़ की स्टडी करेगी? बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, यानी कि एक अभी आपका चैप्टर भी आएगा बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। मतलब क्या होता है? सिंपल देखिए, सिंपल सा अगर अपन देखें, अपन एक देश में रहते हैं, अलग अलग घटनाएं होती है पॉलिटिक्स से संबंधित, अच्छी बुरी, करने वाला कौन? ह्यूमन बींग्स। तो जब आप उन घटनाओं के आधार पे, उन घटनाओं को आधार मानते हुए वहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं या जो उस जिन्होंने वो घटना देखी है, उनकी जब स्टडी करते हो, उनसे पूछताछ करते हो, उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हो उस घटना के बारे में, वो बिहेवियरलिज्म कहलाता है। सिंपल, बस। तो ये इसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है। ठीक है, कैसे होगी? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, स्टैटिकल सर्वेज होते हैं, सर्वे होते हैं, क्वेश्चनर है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है? आपके ह्यूमन बिहेवियर की। ये दूसरा पॉइंट हो गया अपना। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 से 5 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक क्लियर करवा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक लाइन समझ में आए, और दूसरा आप भटको नहीं। क्योंकि एक तो क्या है ना, बुक्स में बहुत ऐसा मुश्किल है कि एक एक अलग अलग टॉपिक सेपरेट दे रखा है। स्कोप, सिग्निफिकेंस, ये बेसिक फीचर्स, बहुत सारी किताबों में तो चैप्टर ही नहीं है, एक ही चैप्टर में तीनों चीज़ें बता रखी है। फिर पॉलिटिकल की बेसिक इंट्रोडक्शन बता रखा है। लेकिन हमारी जो बुक है सुनीता गंगवाल, इसमें हर एक टॉपिक सेपरेट दे रखा है, और मैं आपको सेपरेट ही कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, वो है थियोरिटिकल। और ये है कौन सा? साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट और ये इसका तीसरा पॉइंट। थियोरेटिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं जो कि क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच को मानते हैं, जो इनको आधार मानते हैं स्टडी करने का पॉलिटिकल साइंस की, वो क्या करते हैं? रिसर्च नहीं करेंगे नई चीज़ पे, जो ऑलरेडी मटेरियल है लाइब्रेरी में, बस उसी को ऊपर नीचे पढ़ के उसी पर क्या दे देंगे? अपनी अपने आर्टिकल दे देंगे, या जो भी खुद की स्टडी है वो दे देंगे। रिसर्च नहीं कर रहे, लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी पुस्तकें हैं उस टॉपिक के बारे में बताने वाली, या खुद के जो आइडियाज़ है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है? थियोरिटिकल, यानी कि सिर्फ लाइब्रेरी का मटेरियल होता है। सिर्फ लाइब्रेरी का ही मटेरियल होता है, फील्ड रिसर्च इसमें नहीं होती। अब इसमें साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है? इसमें फील्ड रिसर्च होती है। इसमें फील्ड रिसर्च होती है, इसमें फील्ड रिसर्च नहीं होती। इसमें सिर्फ लाइब्रेरी का मटेरियल होता है और इसमें फील्ड रिसर्च होती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखो, ये नॉन एनालिटिकल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये एनालिटिकल है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर कटते हैं। ठीक है,
अब देखिए, ये नॉन एनालिटिकल है, तो आपने नॉर्मली भाषा में सुना होगा कि इस चीज़ को एनालाइज करके बताओ, ठीक है? तो उसका मतलब क्या होता है? एनालाइज मतलब सोच विचार करना। वो चीज़ें कहीं नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, एक भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? वो वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में अच्छा चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं पूछूं कि मान लो मैं कोई ऐसा देश दे दूं कि अब बताओ कि यहाँ पर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चलेगा या फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चलेगा, तब वो चीज़ आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। वो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। वो सोचने वाला इसमें नहीं होता। एनालाइज करने की चीज़ें इसमें ही होती है, मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है? ये हो गया फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट। इसके आगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वैल्यू लेडन है। अभी समझाऊंगा क्या होता है, अभी समझा देंगे क्या होता है। और ये क्या होता है? ये वैल्यू फ्री है। अभी इसको भी समझाएंगे क्या होता है। वैल्यू लेडन मतलब कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है, इसमें सोच विचार होते हैं। बेसिकली बस सोचना, आप ये याद कर लो। बेसिकली बस क्या होता है इसमें? सोचना। मैंने बोला ये मार्कर अच्छा है, आपने बोला हाँ अच्छा है, इसकी ये कमियां हैं थोड़ी बहुत, और इसके लाभ, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आपने ओवरऑल बोला कि ये मार्कर अच्छा है। आपने कहीं पर पढ़ा? नहीं पढ़ा, आपने सोचा और बोल दिया। सोचा क्या है वो? वैल्यू लेडन है, ठीक है? तो रिसर्च तो इसमें होती नहीं है ट्रेडिशनल में, तो क्या बचा? सोचने की क्षमता ही बची। तो ये वैल्यू लेडन है, यानी कि इसमें वैल्यू होती है, यानी कि माइंडसेट को ही वैल्यू बोला गया है, सोचने की क्षमता को ही वैल्यू बोला गया है, आइडियाज़ को ही वैल्यू बोला गया है, ठीक है? मॉडर्न में आ जाओ, मॉडर्न वैल्यू फ्री होती है, इसमें वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसमें वैल्यू देने लग गए सोच विचार के, अगर मत देने लग गए तो फील्ड रिसर्च का क्या मतलब? जो आपने फैक्ट्स इकट्ठे करे उसका क्या मतलब? कोई मतलब है? नहीं है। तो ये फैक्ट्स के आधार पर होती है, इसमें वैल्यू नहीं होती, ठीक है? छठा पॉइंट, छठा पॉइंट यहाँ तो नहीं आ पाएगा, इरेज ही करना पड़ेगा। छठा पॉइंट देखो, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ट्रेडिशनल अप्रोच का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्कोप। और इसका क्या है? इसका लिमिटेड स्कोप नहीं है, इसका ब्रॉड स्कोप है, ठीक है? ये छठा पॉइंट, और आप लिख देना ब्रॉड, ब्रॉड स्कोप। अभी ये वीडियो में बने रहना, आगे जाके एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा जो कहीं नहीं मिलेगी। अब देखो लिमिटेड स्कोप क्यों है? क्योंकि एक वर्ड आएगा बार 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 बार, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है? यहाँ लिख देता हूं मैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और पूरी बुक में चलता रहेगा। ये ऐसा शब्द है, इसको अभी समझ लेना वरना कभी समझ में नहीं आएगा। देखो कोई भी घटना हुई, मैं समझा रहा हूँ, इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वर्ड एक्सप्लेन होगा फिर ही ये एक्सप्लेन होगा स्कोप का, ठीक है? तो पहले ये वर्ड समझा देता हूँ, पूरी बुक में चलेगा ये। कोई भी घटना होती है, मान लो कोई भी घटना हुई, उस घटना का क्या ताल्लुक है पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, और जितने भी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है एक्सेट्रा, ठीक है?
तो आपने बोला कि घटना का क्या ताल्लुक होगा। अरे भाई, घटना का ताल्लुक हो सकता है। देखो, पॉलिटिक्स में कोई बड़ी सी घटना हो गई, सत्ता गिर सकती है, जनता विद्रोह कर दे, पॉलिटिक्स में संबंध है उसका। ज्योग्राफी में भी संबंध है उसका, ठीक है। ज्योग्राफी में संबंध कैसे है? जैसे कि मान लो कोई भी घटना अगर हो रही है, तो कोई घटना हुई, मान लो कोई मूवमेंट हो गए, मार्चेस हो गई, विद्रोह हो गया। अब मान लो वहाँ पर कोई कोई बहुत बड़ी, यानी कि मान लो पब्लिक रहती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिक रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा पुलिस तैनात करने की आवश्यकता है। और जैसे फॉर सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रिटेन का ले लो आप, ठीक है। ब्रिटेन ब्रिटेन पे आज तक कोई रूल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत अच्छी है। तो कोई भी घटना का ज्योग्राफिकली कनेक्शन, कोई भी घटना का पॉलिटिक्स से संबंधित कनेक्शन, कोई भी घटना का हिस्ट्री से कनेक्शन, हिस्ट्री में क्या होता, वो कारण क्या था जिसकी वजह से आज ये हुआ, हिस्ट्री में क्या कनेक्शन है, कोई भी घटना का इकोनॉमिक से कनेक्शन, इसका इकोनॉमी पे अच्छा परिणाम आएगा कि बुरा, इससे अर्थव्यवस्था अच्छी होगी कि गिरेगी, ये है ना। और दूसरे भी जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो, तो यदि किसी घटना का इन सब में कनेक्शन है, या दो में भी कनेक्शन है, एक से ज़्यादा में, कोई भी एक से ज़्यादा में कनेक्शन है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक तो पॉलिटिकल होना ही चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में तो संबंध होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि इनमें है संबंध, किसी में भी, एक में है, दो में है, तीन में है, तो वो क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की स्टडी ये करता है, ठीक है। इसलिए इसके क्या है, ये ब्रॉड स्कोप है, इसका स्कोप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, और इसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होती, ठीक है। ये शब्द को समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब ले लेते हैं अपन सातवां पॉइंट। इसका जो फोकस है वो कौन से कंट्रीज पर है? अमेरिकन प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे फोकस रहता है ट्रेडिशनल क्लासिकल अप्रोच का, ठीक है। और जो मॉडर्न का है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका कहाँ पर है? इसका तो पूरे वर्ल्ड में ही है, ठीक है, होल वर्ल्ड। जब तो अपन ने देखा इसका स्कोप क्या था, ब्रॉड है, जब तो पूरे वर्ल्ड में है ही है, ठीक है। ये केवल एक लिमिटेड कंट्रीज तक है उसका फोकस, अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तक, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। और आजकल तो साइंस का ज़माना है, तो फिर ये मॉडर्न अप्रोच तो वैसे भी साइंस के साथ ही चलती है, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी छाप आपको मिल जाएगी। ये इसके बेसिक फीचर्स है, लेकिन अभी वीडियो स्किप मत करना, अभी एक बहुत ज़रूरी डिटेल बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब आएंगे क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, या ऐसा जगह डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच, या ऐसा जाता है फीचर्स ऑफ क्लासिकल अप्रोच, तो यही सारे लिखने हैं, ठीक है। और जब ये आ जाए फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच, तो यही लिखना है जो अभी समझाए थे फीचर्स में। और डिफरेंस अगर पूछा जा रहा है तो उसमें भी ये लिखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लगाओ, टाइम पीरियड। अब ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है, ये तो अलग चीज़ है। इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था? आज नहीं चलती, आज नहीं चलेगी ये। इसका टाइम पीरियड था एरिस्टोटल से लेकर 1945 तक, ठीक है।
ये क्या कौन है भाई? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ही तो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये कौन है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जब ये इनके टाइम पीरियड से लेकर 1945 तक ही ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी। आज चलती है क्या? नहीं चलती। ठीक है, और मॉडर्न का देखो, जहाँ से ये खत्म होता है वहाँ से ही शुरू होता है। 1945 से लेकर टिल प्रेजेंट, आज तक चल रही है, टिल प्रेजेंट आज तक चलती है। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना सर, ये बी नहीं है, ये ए पॉइंट है ये। ठीक है, इसको चाहो तो आप फीचर्स में लिख सकते हो, चाहो तो डिफरेंस में भी स्टार्टिंग में लिख सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके लोग कौन कौन से हैं, इसके ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन कौन से थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया, इस अप्रोच का, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो एरिस्टोटल ही आ जाएंगे अपने, एरिस्टोटल। एक आ जाएंगे आपके प्लेटो, जहाँ एरिस्टोटल का नाम आएगा वहां पे प्लेटो का नाम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक आ जाएंगे ग्रीन, और एक आ जाएंगे आपके हीगल, HEGEL। ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो, ग्रीन GREEN और हीगल। ठीक है, ये तो कुछ है तो बहुत सारे, बट ये कुछ है, तो एटलीस्ट एक्सेट्रा लगा दिए मैंने। एटलीस्ट आप 4 तो याद कर ही लेना। कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली 2 नंबर में कि 4 नाम बता दो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट के, तो बता देना। और मॉडर्न में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से आ जाते हैं, तो मॉडर्न में जैसे कि आ गया आपके कार्ल मार्क्स, जिन्होंने क्या दिया था, मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी देखो, पॉलिटिकल साइंस को लोग कंफ्यूज होते हैं, बार बार बोलते हैं और हार्ड लगती है। हार्ड नहीं है, बहुत ही मक्खन है। बस ये है कि बार बार रिवाइज करना पड़ता है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में चलना पड़ता है। बार बार कनेक्ट करो चीज़ों को। कहाँ पढ़ा था नाम? 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कहाँ पढ़ा था नाम? मार्क्सिज्म में, मार्क्सवाद। ठीक है, जो ये कहते हैं मार्क्सिज्म, ये थ्योरी ये कहती है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो ओनर है उसको पटको नीचे, और वो जब नीचे गिरेंगे तभी वर्कर्स की कंडीशन क्या होगी, अच्छी होगी। तो कार्ल मार्क्स मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इनके अलावा और देखो, ये तो एक हो गए, और देखो डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब बिहेवियरिज्म पढ़ोगे। 8 फाउंडेशन स्टोन इन्होंने दिए, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। जब पोस्ट बिहेवियरिज्म पढ़ोगे तभी भी डेविड ईस्टन का नाम आएगा। फिर तीसरे देखो आप, कौन है? आर्थर एफ बेंटली, आर्थर एफ बेंटली। ठीक है, चौथे देखो ग्राहम वेलेस। ठीक है, अब और एक्सेट्रा लगा सकते हो आप, बट ये नाम बहुत जरूरी है। टाइम पीरियड याद कर लेना, ट्रेडिशनल के एरिस्टोटल से लेकर 1945 तक। आज नहीं चलती है भैया, आज नहीं चलती, ये आज चलती है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल के पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना, एरिस्टोटल, प्लेटो, ग्रीन, हीगल एक्सेट्रा। और ये कार्ल मार्क्स मॉडर्न में, डेविड स्टन, आर्थर बेंटली, ग्राहम वेलेस। ठीक है, ये नाम याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ मैं। आने वाले टॉपिक पे, अभी ये तो पढ़ते फीचर्स, या फिर फीचर्स में आ जाए तब यही सारे फीचर्स है, और पुराने जो स्लाइड पे बताया वही सारे फीचर्स है। और डिफरेंस में आ जाए तो ऐसे आप डिफरेंस इसके कर सकते हो। आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल के स्कोप और सिग्निफिकेंस, उसके आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न के स्कोप और सिग्निफिकेंस। ठीक है, और फिर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, ओरिजिन, मीनिंग, ये सब चीज़ें। तो ये आपने देखा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं
अगली वीडियो में।